प्रिय विद्यार्थियों, हमने हमारा जो विगत कक्षा थी वीडियो, उसमें हमने इस बारे में अध्ययन किया था कि प्रशासन में, संगठन में उसके अध्ययन के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं और हमने बहुत सारे सिद्धांतों की उसमें नाम लिए थे। आज हम उन सिद्धांतों में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है संगठन का शास्त्रीय विचारधारा सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस अध्याय में अपन क्लासिकल थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वस्तुतः संगठन की जो शास्त्रीय या परंपरागत विचारधारा है, क्लासिकल का मतलब भी शास्त्रीय होता है, अर्थात जो पुराना है, जो प्राचीन समय से चल रहा है, जो नियमों से आबद्ध है। तो इस पारंपरिक विचारधारा के अंतर्गत टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, टेलर हुए थे, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिया था जिस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, फेयोल, गुलिक, उर्विक इत्यादि द्वारा समर्थित यांत्रिक सिद्धांत या औपचारिक संगठन सिद्धांत प्रमुख है। कुछ एक सिद्धांतों पे अपन दीपावली के बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बीच में अब दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी। यद्यपि इस बार छुट्टियां कम दिनों की है, तथापि जब भी हमें अवसर मिलेगा हम इनके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तो इनमें यांत्रिक सिद्धांत सर्वप्रमुख माने गए हैं। यांत्रिक सिद्धांत को औपचारिक संगठन उपागम, पुरातनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, प्रबंध प्रक्रिया पंथ, कुशलता उपागम या प्रशासनिक सिद्धांत इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। साइमन तथा मार्च ने इन्हें प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत कहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी। अक्सर ये IAS में भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी यही है। संगठन की शास्त्रीय विचारधारा की चर्चा करते समय सर्वाधिक ध्यान यांत्रिक उपागम या दृष्टिकोण की ओर जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें सर्वाधिक गहरी है, पुरानी है। यह सिद्धांत 1937 में गुलिक एवं उर्विक की पुस्तक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के पश्चात 1930 से 1950 तक अपने शीर्ष पर रहा था। इसकी जो अप्रोच है वो कैसी होती है? मैकेनिकल अप्रोच होती है, मैकेनिस्टिक अप्रोच। संगठन का जो यांत्रिक उपागम औपचारिकता, कानून, संरचना या तथा नियमों में विश्वास करता है। मानव संबंध एवं अनौपचारिक तत्वों का इस उपागम में कोई स्थान नहीं है, अर्थात मानव संबंधों पे ये जोर नहीं देता, अनौपचारिक चीज़ों पे इसमें बल नहीं है। हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक, JD मुने, AC रेली, मैरी पार्कर फोलेट, R शेल्टन आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं। इस उपागम के विद्वान मानते हैं कि सभी प्रशासन एक जैसे ही होते हैं, निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी प्रशासनिक संगठनों के एक समान तकनीकी तथा सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। मूल लक्ष्य तो कुशलता प्राप्ति तथा मितव्ययता को बनाए रखना है। यांत्रिक या औपचारिक संगठन उपागम संगठन को मशीनी उपकरण की भांति देखता है तथा इसमें कार्य करने वाले कार्मिक को यंत्र के पुर्जे या हिस्से मानता है। इस उपागम की मान्यता के अनुसार यदि संगठन एक इमारत है तो सिद्धांत इसकी वास्तुकला है। प्रत्येक संगठन का निर्माण किन्हीं सुनिश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही होता है तथा ऐसा होना भी चाहिए। यह अवधारणा दो प्रमुख विश्वासों पर आधारित होती है। एक तो ये कि संगठन की योजना का निर्माण उसके उद्देश्य तथा कार्यों के अनुरूप किया जाता है, और दूसरा ये कि संगठन की योजना को मूर्त रूप देने के लिए कार्मिकों की या कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या है या विशेषताएं क्या है। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि क्लासिकल थ्योरी की प्रमुख मान्यताएं बताइए। तो यांत्रिक या परंपरागत या क्लासिकल थ्योरी की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो ये है कि पहली बात तो ये कि इस उपागम के समर्थक संगठन में संरचना पे सर्वाधिक बल देते हैं, स्ट्रक्चर पे। दूसरी बात है कि संगठन के कतिपय निश्चित सिद्धांत होते हैं, ये इनका मानना है कि कुछ एक निश्चित सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के माध्यम से हम एक संगठन की रचना कर सकते हैं, एक प्रशासन के विज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। निश्चित सिद्धांतों को अपनाकर किसी भी संगठन में अधिकतम कुशलता एवं मितव्ययता का स्तर पाया जा सकता है। ये उपागम प्रशासन को एक तकनीकी समस्या मानकर अपना पूरा ध्यान कुशलता पर केंद्रित करता है। यांत्रिक उपागम के समर्थक ये भी कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं है, वरन सभी प्रशासन एक जैसे होते हैं। अतः सरकारी या गैर सरकारी प्रशासन का भेद अवास्तविक है, बल्कि मूल समस्या तो सभी संगठनों में कुशलता प्राप्त करना होती है। ये उपागम संगठन में कार्यरत कार्मिकों तथा उनके दायित्वों को पृथक रूप से आंकता है, अर्थात संगठन कार्य जो कर्मचारी है और उनके जो दायित्व है उनको अलग अलग देखता है। इस उपागम की ये भी मान्यता है कि कानून, नियम, प्रक्रिया, ढांचा, नियंत्रण प्रणाली ही प्रशासन में निर्णायक भूमिका निभाती है, अर्थात जो पारंपरिक जो घटक होते थे उन्हीं पर इसका ज़्यादा जोर है। इस उपागम की विशिष्ट मान्यता है कि प्रत्येक प्रशासनिक संगठन एक औपचारिक ढांचा है जो पूर्व निर्धारित नियम, सिद्धांत, कानून, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित होता है।
ये उपागम संगठन के कार्यकरण की संरचना तथा सिद्धांतों को बाह्य वातावरण और आंतरिक स्तर पर मानवीय व्यवहार से अछूता मानता है। यांत्रिक उपागम की 6 दार्शनिक विशेषताएं भी अर्थात फिलोसॉफिकल फीचर्स हैं। जैसे ये आणविक है। आणविक का अर्थ होता है कि ये संगठन में कार्यरत व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक पुर्जा होता है, अर्थात एक अणु से दूसरा अणु मिलकर के क्या बनता है, किसी भी चीज़ का निर्माण होता है। तो ये मानता है कि व्यक्ति भी अणु के जैसे है, तो बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर के, जैसे बहुत सारे अणुओं से मिलकर जैसे एक कोई इकाई का निर्माण होता है, उसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर के एक कारखाने का या एक संगठन का निर्माण होता है और प्रत्येक अणु दूसरे अणु से भिन्न होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक सहकर्मी दूसरों से पृथक होता है। आणविक विशेषता सजीव और निर्जीव संरचना में भेद नहीं करती। दूसरी बात है कि ये यांत्रिक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। ये उपागम संगठन को एक मशीन मानता है, तो संगठनात्मक व्यवहार का ये कोई महत्व नहीं देता। इसमें गतिहीनता, ये उपागम गतिशील नहीं है, इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण कहलाता है। वैसे भी ये संगठन को जीवंत उपक्रम में नहीं देखता, बल्कि जड़ संगठन के रूप में ही आंकता है। ये स्वैच्छिक पे बल देता है। ये मानता है कि प्रत्येक कार्मिक अपने साथियों तथा सामाजिक नियंत्रण से मुक्त होता है। तार्किकता, रैशनैलिटी पे जोर देता है। ये संगठन में विवेक सम्मत ढंग या सैद्धांतिक रीति से कार्य संपादित होना चाहिए। अर्थ प्रधानता, ये उपागम मानता है कि संगठन में कार्यरत कार्मिकों को आर्थिक प्रोत्साहन के द्वारा ये भी प्रेरित किया जा सकता है। गैर आर्थिक प्रोत्साहन महत्वहीन माने गए हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये गैर आर्थिक प्रोत्साहनों को कैसा मानता है, महत्वहीन मानता है। तो इस सिद्धांत में फिर आगे हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया। जैसे हेनरी फेयोल है। हेनरी फेयोल ने कहा है कि संगठन की समस्त गतिविधियों को हम 6 समूह में बांट सकते हैं, जैसे तकनीकी, व्यापारिक, वित्तीय, रक्षात्मक, लेखांकन, प्रबंधकीय। या आपको सबको याद करनी पड़ेगी। फेयोल ने कहा कि प्रशासन के 5 तत्व होते हैं। इन गतिविधियों के आधार पर प्रशासन गतिविधियाँ तथा ये 5 तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रशासन का निर्माण करते हैं। हेनरी फेयोल एक महत्वपूर्ण विद्वान है। इस संबंध में हेनरी फेयोल ने संगठन की 6 गतिविधियां दी हैं, 5 तत्व बताएं तथा 14 सिद्धांत दिए हैं। तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन के जो 5 तत्व हैं उनमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण होते हैं। और फेयोल के द्वारा बताए गए संगठन के 14 सिद्धांत प्रिंसिपल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, लगभग परीक्षाओं में पूछते रहते हैं। इनमें कार्य का विभाजन, सत्ता एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को प्राथमिकता, कार्मिकों को पारिश्रमिक मिलना चाहिए अर्थात सैलरी मिलनी चाहिए, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, पदोन्नति, हायरार्की, पदस्थापन व्यवस्था, समता, कार्मिक के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए, पहल की भावना होनी चाहिए, सौहार्द एवं सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो ये फेयोल के द्वारा दिए गए संगठन के 14 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का आगे भी हम चर्चा करेंगे। फेयोल की तरह ही लूथर गुलिक भी यांत्रिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। गुलिक ने प्रशासन के कार्य, जैसा कि हमने पहले भी क्लास में देखा था कि गुलिक ने एक पोस्ट कॉर्प दिया था, तो गुलिक ने पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया है। उसी प्रकार से उर्विक ने अपने 8 सिद्धांत बताए हैं। उनमें उद्देश्य का सिद्धांत है, सहसंबद्धता है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, पदसोपान या कड़ी का सिद्धांत है, स्कालर चेन, नियंत्रण का क्षेत्र, जोन ऑफ कंट्रोल, विशेषज्ञता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, परिभाषा या निर्धारण का सिद्धांत है। तो ये उर्विक के द्वारा दिए गए विभिन्न सिद्धांत है। कालांतर में उर्विक ने अपने सिद्धांतों का विस्तार किया था तथा उसने अन्य 29 सिद्धांत और बताए थे। इसी प्रकार से गुलिक ने 4P का सिद्धांत दिया है, कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया है, पदसोपान के द्वारा समन्वय, सचेतन रूप से समन्वय, समितियों के द्वारा समन्वय आदि विभिन्न सिद्धांत इनके लिए बताए हैं। आगे हम ये देखते हैं कि ये जो संगठन का सिद्धांत है इसकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि इसमें यांत्रिकता पे जोर दिया गया। तो हर्बर्ट साइमन यांत्रिक दृष्टिकोण के कुछ मान्य सिद्धांतों से विशेषकर कार्य विभाजन, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र आदि की कटु आलोचना करते हुए महज कहावतें कहा है, प्रोवर्ब और मिथ्स ऑफ स्लोगन्स। साइमन के अनुसार 4P के आधार पर होने वाला कार्य विभाजन किस स्थान पर तथा किस विशेष स्थिति में कौन से सिद्धांत को बल प्रदान करेगा ये भी स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि एक संकुचित दृष्टिकोण है जो संगठन में व्यक्ति में परस्पर संबद्धता नहीं बल्कि उनमें पृथकता देखता है। एक खास बात यह है कि ये जो संरचना है, ये जो उपागम है, ये औपचारिकता पे बहुत अधिक बल देता है, जबकि संगठन में मानवीय संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। आलोचकों का मानना है कि यह दृष्टिकोण संगठन के चार्ट, नियम, कार्यविधि, कानून
आदि को प्राथमिकता देता है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की भारी मात्रा में आलोचना हुई। ये आदर्शात्मक सिद्धांत है, क्या होना चाहिए पर जोर देता है, नहीं कि क्या है। तो इसका अभिप्राय है कि यह सिद्धांत की बारी आलोचना हुई, तो इसके बाद में मानव संबंध सिद्धांत इसकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ, जो हम हमारी अगली क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।